नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन का निष्कर्ष कुछ ऐसा रहा कि भीष्म का डीप पेनिट्रेशन कर पाना और आखिर में युद्ध पर अपनी पकड़ जमाना यानी कि लेट डे डोमिनेंस, ये थी कौरव सेना की सफलता। उनके सामने भीम द्वारा दुर्योधन मूर्छित हुआ, वह था कौरव पक्ष का मोरल डैमेज। अर्जुन का शकुनी की सेना पर धावा और फ्लैंक कंट्रोल कर लेना, ये पांडवों की एक अचीवमेंट थी। उसके बाद अर्जुन के महेंद्रास्त्र से बड़े विस्तार पर अटैक करके युद्ध को स्टेबलाइजेशन कर देना, ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तीसरे दिन दोनों पक्ष लगभग बराबरी पे थे, लेकिन कृष्ण रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने गए और अर्जुन के समझाने पर रुक गए, यानी कि कृष्ण का हस्तक्षेप और युद्ध की दिशा बदल गई। मैं विनय पंड्या सिफर महाभारत युद्ध के 7वें एपिसोड में चौथे दिन के युद्ध की कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और आपका स्वागत करता हूं। तो प्रस्तुत है युद्ध का चौथा दिन। सूर्य की पहली कुछ किरणों ने कुरुक्षेत्र के समतल मैदान में अपना तेज बिखेरना शुरू कर दिया था। आकाश लालिमा से भर गया था, मानो कोई भविष्यवाणी हो रही हो और रक्त का रंग आकाश में दिख रहा हो। सेना अपने अपने व्यूह में जम चुकी थी। कौरव पक्ष ने आज व्याल व्यूह की रचना की थी। कुछ संदर्भों में चौथे दिन मकर व्यूह भी दिखाया गया है। व्याल का एक अर्थ होता है सर्प। सिंपल शब्दों में यह व्यूह सेक्टर विभाजन करने वाला व्यूह था। हेड सेक्टर यानी कि स्ट्राइक जोन भीष्म पितामह स्वयं संभालने वाले थे। उनके सपोर्ट में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि थे। उनके बाद आने वाली फर्स्ट वेव यानी कि सर्प का पहला मोड हाथी और रथ सेना थी, जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करने वाला है। साथ ही प्रेशर देने का काम भी वो कर सकता था। सेकेंड वेव यानी कि दूसरा मोड, जिसको हम मिड कर्व भी कह सकते हैं, वहां पे कैविलरीज थी अर्थात घुड़सेना, जो कि एक फास्ट शिफ्टिंग यूनिट होने से जरूरत की जगह पर तुरंत पहुंचने में समर्थ होती है। सबसे पीछे सर्प के पूंछ के स्थान पर दुर्योधन अपने भाइयों के साथ कमांड एंड रिजर्व यूनिट्स की तरह काम करने वाला था। इस व्यू की खासियत यह थी कि हर वेव अलग दिशा में मूव कर सकती थी, ताकि एनिमी को डायरेक्शन कंफ्यूजन क्रिएट हो पाए, यानी कि उनको दिशा निर्धारण करना मुश्किल हो जाए। पांडवों ने पहले दिन की तरह फिर से वज्र व्यू अपनाया था। सबसे आगे पेनिट्रेशन पॉइंट के ऊपर अर्जुन और श्री कृष्ण, दाहिना बाजू शॉक यूनिट जो दुश्मन सेना में तोड़ फोड़ कर सके, वह था भीम, घटोत्कच और अभिमन्यु के पास। बायां बाजू सपोर्ट करवाने के लिए, साथ ही मोबिलिटी उनकी पहचान थी, तो कभी भी खेल में उतर सकता था, जो कि सात्विकी, धृष्टद्युम्न जैसे योद्धाओं ने संभाल रखा था। मध्य भाग यानी सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड जोन, जिसमें युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, बाकी द्रौपदी के जो पुत्र थे वो। इसमें पांडवों की रणनीति कुछ यूं थी कि मध्य भाग सबसे सुरक्षित होने से युधिष्ठिर को कम से कम हानि हो, जो लगभग असंभव था तोड़ना। बाकी बचे तीखे सिरों से कौरव व्यूह को भंग करने का प्रयास करना जरूरी था। और शंख, भैरी आदि वाद्यों की ध्वनि ने युद्ध की घोषणा कर दी। व्याल व्यूह की वेव अलग अलग दिशा में उड़ने लगी। पांडव सैनिकों को समझ नहीं आया हमला कहां से आएगा। नग्नायते कुतो यान्ति कुतो वा प्रतिगच्छति, किस ओर से हमला आएगा
ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। इसकी असर कुछ ऐसी हुई कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका था और वो असर भी करने लगा था। कुछ यूनिट्स अलग अलग हो गए थे, स्मॉल पॉकेट्स में फाइट्स शुरू हो गई थी। अगर मॉडर्न टर्म में कहा जाए तो बैटलफील्ड फ्रेगमेंटेशन हो गया। यह स्थिति कौरवों के पक्ष में थी। इसके जवाब में क्या पांडवों ने कुछ किया? उन्होंने अपने व्यू को बनाए रखा। मुड़ती हुई कौरव पंक्ति को किसी ने पीछा नहीं किया। इसका लाभ यह हुआ कि पांडव पक्ष का फॉर्मेशन इंटैक्ट रहा। यह सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था। डोंट चेज द स्नेक, धैर्यमास्थाय तिष्ठन्ति पांडवा युद्ध दुर्मदा। अगर वे पीछा करते तो क्या हो सकता था? व्याल उन्हें अलग अलग तोड़ देता, लेकिन उन्होंने बराबर याद रखा कि संगठन में ही शक्ति है। तब एक और शंखनाद हुआ और 4 ताड़ वृक्षों के चिन्ह के ध्वजाधारी भीष्म ने कपिध्वज यानी कि अर्जुन पर सीधा धावा बोल दिया। भीष्म के साथ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य, विविंशति, दुर्योधन तथा भूरिश्रवा ने भी आक्रमण कर दिया। ये एक बड़ा आक्रमण था। अनेकों का संहार करते करते जब भीष्म और अभिमन्यु आमने सामने आने ही वाले थे, तब अभिमन्यु को बाईपास करते हुए भीष्म सीधा अर्जुन की ओर मुड़ गए, क्योंकि अर्जुन बाकी के योद्धाओं पर अकेले ही भारी पड़ रहे थे। यह था अर्जुन का प्रिसीजन स्ट्राइक। कोई रैंडम अटैक नहीं, बस स्पेसिफिक टारगेट को हिट करना। अर्जुन के टारगेट पर कौन थे? अर्जुन के टारगेट पर थे कौरव सेना के कमांडर्स यानी मुख्य योद्धा, सिग्नल कैरियर्स यानी कि संदेश वाहक पंक्ति, और चैरियट ड्राइवर्स यानी कि रथ संचालन करने वाले सारथी। धनंजयो बाणवर्षेण विदारयत परान। उन्होंने आर्मी को नहीं मारी, उन्होंने सिस्टम ही तोड़ा। अब आता है भीष्म का जीनियस मूव। तुरंत भीष्म का काउंटर शुरू हो गया। तुरंत नई मिनी फॉर्मेशंस बनाई गई। अलग अलग सेक्टर में काउंटर अटैक करने लगे और व्यू को फिर से सुदृढ़ कर दिया। पुनर्व्यूह बलम सर्वम भीष्म पुनर्युध्यत। यह था। इसके जवाब में अर्जुन ने रियल टाइम स्ट्रेटजी एडॉप्टेशन कर लिया, यानी कि उस समय जो जरूरी कदम था वो अर्जुन ने उठा लिया। अर्जुन भी सामने आए हुए पितामह भीष्म से भीषण युद्ध करने लगे। उसी मैदान में सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने बाकी योद्धाओं यानी कि अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य, चित्रसेन आदि को अकेले ही संभाल लिया था। इस युद्ध में अभिमन्यु के हाथ जितना फुर्ती वाला था, वैसा हाथ किसी और का नहीं दिख रहा था। एक तीर छूटता था, दूसरा तैयार रहता था। यह थी अभिमन्यु की काबिलियत। तब अचानक भीमसेन ने दुर्योधन को देख लिया। तुरंत भीम गदा उठाकर उसकी ओर लपका। वह देख दुर्योधन ने मगध गज सेना के 10,000 हाथियों को भीम के सामने भेज दिया। भीम ने क्रिटिकल डिसीजन लेते हुए आदेश जारी करवाया कि सेंटर को हिट किया जाए। यह था भीम का ब्रेक थ्रू। व्याल व्यूह का पहला कर्व टूटना शुरू हो गया और वेव सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो गया। भीमसेन प्रविवेश मध्यम शत्रु बले दृढ़म। सबसे दृढ़ पार्ट था उसका मध्य व्यूह। उसके मध्य में जाकर भीम ने अटैक कर दिया। अब भीम आगे था और बाकी के सब योद्धा उसके पीछे से मदद कर रहे थे। भीम ने गज सेना को मारना शुरू कर दिया और बाकी सब सेना बाणों से उनको पीछे से सपोर्ट दे रही थी और ये बाण हाथी सेना के ऊपर आक्रमण करने लगे थे। अभिमन्यु ने गज पर आरूढ़ मगध नरेश को बल नामक बाण से मारा। युद्ध मैदान में जहां देखो वहां बस हाथी के निष्प्राण शरीर ही दिख रहे थे। भीमसेन और उनकी गदा दोनों हाथियों के रक्त से सन चुकी थी और ऐसा लग रहा था मानो पिनाकधारी शिव साक्षात युद्ध स्थल पे आ चुके हो। जैसे कोई चरवाहा भेड़ हाँकता हो, वैसे भीम हाथी हाँक रहे थे और वे हाथी कौरव सेना के होने के बावजूद
कौरव योद्धाओं को ही कुचल कर भाग रहे थे। यह देख दुर्योधन और उनके कई भाइयों ने एक साथ भीम पर धावा बोल दिया। कईयों के धनुष कट रहे थे तो कोई घायल हो रहा था। दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था मानो भेड़ियों के दल ने सिंह को घेर लिया हो। भीम ने मौका पाकर दुर्योधन के भाइयों को एक एक कर मारना शुरू कर दिया। भीम ने क्रमशः जलसंग, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीम, भीमरथ, सुलोचन आदि को मार गिराया और बाकी के जो बचे भाई थे वो डरकर भाग गए। भीम सीधे बड़े बड़े योद्धाओं को ही मार रहा था। उससे कौरवों की अग्रिम पंक्ति खाली हो रही थी। सैन्य दिशा शून्य हो गया था। यह देख अब भीष्म स्वयं भीम को काबू करने के लिए आ पहुंचे। भीष्म के साथ प्राग ज्योतिषपुर के महाराज भगदत्त अपने ऐरावत समान हाथी पर भीम को मारने आ गए थे। भीम के पीछे रहे अभिमन्यु आदि योद्धा महाराज भगदत्त को घेरने लगे। पांडव सेना ने राजा भगदत्त के हाथी को सब ओर से बाणों से छेद डाला। यह दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था मानो सूर्य की अरुण किरणों से व्याप्त रंगा हुआ महामेघ हो। घायल हाथी और गुस्से में आकर पांडव सेना पे टूट पड़ा। भगदत्त ने अपने तीरों से भीमसेन की छाती पर आघात किया। इसके कारण भीमसेन कुछ क्षणों के लिए अचेत हो गए और रथ की ध्वजा का जो स्तंभ था उसे पकड़कर नीचे बैठ गए। भगदत्त ने सिंहनाद किया। अपने पिता की यह हालत देख घटोत्कच अपनी माया का सहारा लेकर एक ऐरावत समान बड़े गजराज पर आरूढ़ हो भगदत्त की ओर मुड़ गए। उनके साथ 3 और हाथी थे। सबने मिलकर भगदत्त के हाथी को घेर लिया और अपने दंतशूलों से भगदत्त के हाथी पर आघात करने लगे। राजा भगदत्त अब संकट में थे। भीष्म ने उनको बचाने की ठान ली, पर पलड़ा पांडवों का भारी था। तो सूर्यास्त का सहारा लेते हुए उस दिन के युद्ध की समाप्ति की घोषणा शंखनाद करके कर दी। पांडव सेना जीत की खुशी मनाती हुई और कौरव सेना शोकग्रस्त अवस्था में अपने अपने शिविर में वापस चली गई। व्याल व्यू फेल हो चुका था क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन लॉस हो गया था। सेंटर वीक पड़ गया, जिसका फायदा भीम, घटोत्कच, अभिमन्यु आदि योद्धाओं ने भरपूर उठाया। वज्रव्यूह टिक गया क्योंकि उनका मध्य भाग काफी मजबूत रहा, यानी स्ट्रॉन्ग कोर स्ट्रेटजी काम कर गई। पांडव सेना आज अद्भुत डिसिप्लिन दिखा रही थी और उन्होंने लड़ा भी इस तरह। पांडव सेना ने सही समय पर सही जगह पर वार किया, यानी कि टाइमिंग अटैक। इससे उनको बढ़त हासिल हो गई। चतुर्थ दिवस सर्प ने भ्रम फैलाया पर वज्र ने सत्य दिखाया। जहां चालें बदलती रही पर धैर्य अडिग रहा और अंत में जीत पांडव पक्ष की रणनीति की हुई। आशा करता हूं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक प्रेरणादायक होते हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।